हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर्ट्स वाला। स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड के द्वारा जो ऑफिशियली मॉडल पेपर जारी किया गया है उसी में से आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी 100 मार्क्स का। और इसमें भी हम लोग देखने वाले हैं स्पेशली बुक से जो क्वेश्चन बनता है, मतलब 12वीं के हिंदी के किताब से जो भी क्वेश्चन बनता है उसी पार्ट का आज हम लोग देखने वाले हैं। क्योंकि इससे पहले के वीडियो में हम लोगों ने देख चुके हैं जो व्याकरण से कहाँ से क्वेश्चन आता है, तो इसमें हम लोग ओनली देखने वाले हैं जो किताब से कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आता है और किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा, आप लोगों को पूरा पता चल जाएगा जो किताब से किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है और कहाँ कहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं, बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। तो देखिए हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है, मैं असहाय बैठी रही उठ गया छौना मेरा, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई है। तो यह जो पंक्ति लिया गया है यह लिया गया है पुत्र वियोग कविता से। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है यह है, जयप्रकाश नारायण को समाज सेवा के लिए किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो जयप्रकाश नारायण को जो है समाज सेवा के लिए वो मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा तीसरा क्वेश्चन है, यह है, जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ है। मतलब जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था। तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण का जो जन्म हुआ था ये हुआ था 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को हुआ था। अगर पूछा जाए कहाँ हुआ था तो ये हुआ था सिताब दियारा, जो सारण बिहार राज्य में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 4 का क्वेश्चन है, जो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो देखिए रामधारी सिंह दिनकर जी का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 23 सितंबर, कब हुआ था 23 सितंबर 1908 ईस्वी को रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म हुआ था। और पूछा जाए कहाँ हुआ था तो इनका भी जन्म हुआ था सिमरिया, जो बेगूसराय जिला के बिहार राज्य में पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा 5 नंबर क्वेश्चन है ये है, अर्धनारीश्वर में कल्पित रूप क्या है। मतलब अर्धनारीश्वर में जो है वो किनका कल्पित रूप है। तो इसमें याद रखिएगा शंकर और पार्वती जी का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और उसके बाद है नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन हमारा, जो बोला जा रहा है, जो रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो रामधारी सिंह दिनकर जी को जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था ये मिला था उर्वशी पर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करें तो संस्कृति के 4 अध्याय इनका काफ़ी इम्पोर्टेंट रचना है रामधारी सिंह दिनकर जी का, जिन पर उनको मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा, जो रामधारी सिंह दिनकर जी को उर्वशी पर मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार और संस्कृति के 4 अध्याय इस पर मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 7 नंबर क्वेश्चन, जो रोज शीर्षक कहानी में मालती के पति किस व्यवसाय से जुड़े थे। तो पता होगा अगर आप लोग पढ़े होंगे तो जो रोज शीर्षक कहानी जो है उसमें मालती के पति का नाम है महेश्वर और वह एक डॉक्टरी पेशा से जुड़े थे, जो गैंग्रीन नामक मतलब बीमारी का क्या करते थे, ऑपरेशन करते थे। तो याद रखिएगा इसका पति जो है डॉक्टरी लाइन से जुड़ा था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, जो रोज शीर्षक कहानी में महेश्वर कौन फल लाए थे। तो रोज शीर्षक कहानी में जो महेश्वर लाए थे वो आम लाए थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा 9 नंबर क्वेश्चन है ये है, सन 1926 ईस्वी में भगत सिंह ने किस दल का गठन किया था। तो भगत सिंह जी ने 1926 ईस्वी में जो गठन किया था ये किया था नौजवान भारत सभा का। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, बोला जा रहा है, भगत सिंह किसे अपना आदर्श पुरुष मानते थे। तो भगत सिंह जो है वह करतार सिंह सराभा को अपना आदर्श पुरुष मानते थे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन हमारा है, जो धांगड़ किस जगह से आए थे। तो धांगड़ जो है वह नील की खेती के लिए लाया गया था। तो ये जो आए थे वो आए थे महाराष्ट्र से। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद
नेक्स्ट हमारा 12 नंबर क्वेश्चन, जो बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? तो यह जो लिया गया है यह उसने कहा था, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 13 का, जो सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी में बिस्नी चारपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है? तो सिपाही की माँ शीर्षक एकांकी में जो है बिस्नी मोढ़े पर बैठी वह सूत काटती दिखाई देती है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 14 का, जो मुन्नी कौन थी? तो मुन्नी कौन थी? तो मुन्नी थी बिस्नी की बेटी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 15 का, जो प्रगीत और समाज शीर्षक निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है? तो प्रगीत और समाज जो है वह नामवर सिंह के जो है आलोचनात्मक निबंधों की एक पुस्तक है जिसका नाम है वाद विवाद संवाद, इसी से लिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 16 का, जो कहीं नहीं वहीं कविता संग्रह के रचयिता कौन है? तो कहीं नहीं वहीं कविता संग्रह के रचयिता जो है वो है अशोक वाजपेयी जी, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 17 का है, जो हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तिबोध का उदय कैसे कवि के रूप में हुआ है? तो इनका जो उदय हुआ है वो हुआ है प्रयोगवादी कवि के रूप में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 18 का, जो कौन लेखक कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री एवं प्रधानमंत्री रह चुके हैं? तो ऐसे जो है वो है हेनरी लोपेज, एक ऐसे लेखक थे जो कांगो के शिक्षा मंत्री, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा है 19 का, जो जायसी का जन्म स्थान कहाँ है? तो जायसी का जो जन्म स्थान है वो है जायस कब्र, जो अमेठी में पड़ता है और यह पड़ता है कहाँ? यूपी में, उत्तर प्रदेश राज्य में, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 20 का, जो नाभादास किस धारा के संत थे? तो नाभादास जो है वो वैष्णव दर्शन के संत थे, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद है 21 का, जो नाभादास का अस्थाई निवास कहाँ था? तो नाभादास जो है वो अस्थाई निवासी कहाँ के थे? तो ये थे वृंदावन के, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा है नेक्स्ट 22 का, जो सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित पुत्र वियोग शीर्षक कविता कैसी कीर्ति है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा जो रचित कविता है पुत्र वियोग, यह एक प्रकार से शोक गीत है जो पुत्र के असामयिक निधन के बाद लिखा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 23 का, जो सुभद्रा कुमारी चौहान को 1930 ईस्वी में किस साहित्य सम्मेलन का सुभद्रा कुमारी चौहान को 1930 ईस्वी में हिंदी साहित्य सम्मेलन का कौन सा पुरस्कार मिला था? तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जो है 1930 ईस्वी में मिला था सक्सरिया पुरस्कार, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए किस रचना पर मिला था, तो इनका एक रचना था मुकुल, इस पर उनको जो है 1930 ईस्वी में सक्सरिया पुरस्कार दिया गया था। उसके बाद है 24 का हमारा, जो ज्ञानेंद्रपति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर पदस्थापित हुआ था? जैसे हम लोग अभी बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के द्वारा चयनित हुए हैं, जो टीचर पद पर नियुक्त हुए हैं, तो उसी प्रकार पूछ रहा है जो ज्ञानेंद्रपति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा बीपीएससी द्वारा जो चयनित हुए थे उसके बाद वह किस पद पर पदस्थापित हुए थे? तो वो हुए थे कारा अधीक्षक के पद पर, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 25 का, जो चीर विषाद विलीन मन की यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से लिया गया है? तो यह जो लिया गया है यह लिया गया तुमुल कोलाहल कलह में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इसका कवि पूछा जाए तो याद रखिएगा जयशंकर प्रसाद। कौन है? जयशंकर प्रसाद। उसके बाद हमारा 26 का,
जो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना निम्न में से कौन सी है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना जो है वह कौन सी है? तो ये है उसने कहा था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 27 का, जो नाभा दास की कविता का नाम क्या है? तो नाभा दास की कविता का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा इनके कविता का नाम छप्पै। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को देखिए, हिंदी में अगर बेहतर नंबर लाना है तो आप लोगों को बुक और व्याकरण दोनों को पैरेलल लेकर चलना होगा, क्योंकि अभी जो मैं आपको बुक वाला क्वेश्चन करवा रहा हूँ इसमें लगभग 55 के अप्रॉक्स में है, बुक से क्वेश्चन लिया गया है। और वहीं बात कर ले तो 45 के अप्रॉक्स में लिया गया है, ये लिया गया है व्याकरण से। तो आप लोगों को क्या देख रहे हैं यहाँ, जो 50-50 लगभग दोनों से है। तो इसका मतलब हम लोगों को बुक और व्याकरण दोनों को साथ लेके चलना है, तब जाके हम बेहतर स्कोर कर पाएंगे। तो इस प्रकार मैंने आप लोगों को व्याकरण का भी प्लेलिस्ट बना दिया है और हिंदी का भी प्लेलिस्ट बना दिया है। तो वहाँ जा कर के अगर आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो वहाँ से जाके चैप्टर बाय और टॉपिक बाय देख सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीक़ा से। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 28 का, जो जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ था? तो यहाँ पूछ रहा है जयप्रकाश नारायण का निधन कब हुआ था। तो पहली बात याद रखिएगा, जो इनका जन्म, तो इनका जन्म जो हुआ था वो हुआ था 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को। और मृत्यु की बात करें तो मृत्यु हुआ था इनका 8 अक्टूबर 1979 ईस्वी में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर जन्म पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को। उसके बाद 29 का है, जो रघुवीर सहाय का निधन कब हुआ था? तो रघुवीर सहाय का जो निधन हुआ था ये हुआ था 30 दिसंबर 1990 ईस्वी को। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर इनकी जन्म की बात करें तो जन्म में याद रखिएगा इनका जन्म हुआ था 9 दिसंबर 1929 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था, और 30 दिसंबर 1990 ईस्वी का इनका देहांत हुआ था। उसके बाद 30 का क्वेश्चन हमारा है, जो सुखमय जीवन के लेखक कौन है? सुखमय जीवन के लेखक का नाम क्या है? तो ये हो जाएगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए सुखमय जीवन जो है प्रकाशित कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1911 ईस्वी में। उसके बाद 31 का है, जो पद्मावत के कवि का नाम क्या है? तो पद्मावत के कवि का नाम क्या है? तो ऑप्शन के हिसाब से पद्मावत के जो कवि का नाम हो जाएगा ये हो जाएगा पद्मावत, ये हो जाएगा जायसी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 32 का है, जो उर्वशी के रचयिता का नाम क्या है? तो उर्वशी के रचयिता का नाम जो है वो हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर जी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पूछा जाए उर्वशी जो इनका रचना था वो कब प्रकाशित हुआ था, तो याद रखिएगा 1961 ईस्वी में यह प्रकाशित हुआ था, और इसी पर इनको मिला था भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्या मिला था? भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो अगर पूछा जाए जो रामधारी सिंह दिनकर जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार उनके किन रचना पर मिला था, तो याद रखिएगा उर्वशी पर। और उर्वशी कब प्रकाशित हुआ था? तो 1961 ईस्वी में। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 33 का, जो चांद का मुंह टेढ़ा है के रचयिता का नाम क्या है? जो चांद का मुंह टेढ़ा है इसके रचयिता का नाम है मुक्तिबोध। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 34 का ये है, दानव दुरात्मा एक, मानव की आत्मा एक। तो देखिए यहाँ दानव दुरात्मा एक और मानव की आत्मा एक, तो यहाँ लास्ट में एक एक आ रहा है। और यहाँ क्या है, जन जन का चेहरा एक। तो जन जन का चेहरा एक जो एक कविता है उसमें आप याद रखिएगा जो प्रत्येक 1-2 स्टेप के बाद उसमें एक आना ही आना है। तो जहाँ भी कभी मतलब जिस लाइन में एक एक आ जाए तो समझ लीजिएगा आँख मूंद के वह किस कविता से लिया गया होगा। तो ये लिया गया है जन जन का चेहरा एक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे आप लोग कविता वाले पोर्शन को भी कम से कम क्या कीजिएगा, प्रत्येक दिन एक कविता को 2 से 4 बार रीडिंग कर लीजिएगा। क्या करना है,
2 से 4 बार रीडिंग करना है इस टाइप से, ताकि आप लोगों को अगर उसका लाइन उठा के दे दिया जाए तो ये ज़रूर पता रहना चाहिए जो यह पंक्ति जो है किस कविता से लिया गया है और उस कविता के कवि कौन है। क्योंकि देख सकते हैं आप लोग कितनी क्वेश्चन पूछा गया है, इस टाइप से डायरेक्ट पंक्ति उठा के दे दिया गया है। तो निश्चित रूप से आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद हमारा 35 का है, जो पूरब पश्चिम से आते हैं नंगे बूचे नर कंकाल, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से लिया गया है। तो यह जो लिया गया है, यह लिया गया है अधिनायक शीर्षक कविता से। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर अधिनायक के रचयिता पूछा जाए तो याद रखिएगा रघुवीर सहाय इनके कवि हैं। उसके बाद है 36 का, जो तेरी कुरमाई हो गई, यह पंक्ति किस शीर्षक कहानी से है। तो यह है उसने कहा था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी में लहना सिंह को शायद मिलता है एक लड़की, बार बार दुकान पर उससे मिल जाता है, तो वह उस लड़की से पूछता है जो तेरी कुरमाई हो गई है, मतलब क्या तुम्हारी सगाई हो गई है। ये उनसे बार बार क्वेश्चन पूछा करते थे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 37 का, जो अज्ञेय रचित पाठ का नाम क्या है। तो अज्ञेय के द्वारा जो रचित पाठ है उसका नाम क्या है। तो ये हो जाएगा रोज। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 38 का, जो ओम प्रकाश वाल्मीकि रचित आत्मकथा का नाम क्या है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के द्वारा जो रचित आत्मकथा है उसका नाम है जूठन। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 39 का है, जो विनोद कुमार शुक्ल द्वारा रचित कविता का नाम बतावें। तो विनोद कुमार शुक्ल द्वारा जो रचित कविता है उसका नाम है प्यारे नन्हे बेटे को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 40 का, जो ज्ञानेंद्रपति रचित कविता का नाम क्या है। तो ज्ञानेंद्रपति के द्वारा जो रचित कविता है उसका नाम हो जाएगा गांव का घर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हिंदी सब्जेक्ट का जो मैंने पहला वीडियो लाया था उस पहला में मैंने यही बताया है जो कौन से चैप्टर के लेखक कौन है और उस चैप्टर की विधा क्या है। तो अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं तो देख सकते हैं, 5 से 7 नंबर लगभग आप लोगों को डायरेक्ट वहीं से आ जाएगा। मात्र पहला वीडियो का मात्र 10 से 12 मिनट का होगा। तो अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल पे प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप लोग वहां से जा कर के प्रत्येक चैप्टर बाय चैप्टर देख सकते हैं और अपनी तैयारी बेहतर कर सकते हैं। उसके बाद है 41 का, जो लहना सिंह किस कहानी का पात्र है। तो लहना सिंह जो है वो है उसने कहा था कहानी का पात्र। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है 42 का, जो महेश्वर किस कहानी का पात्र है। तो महेश्वर जो है किस कहानी का पात्र है। तो ये पता होगा रोज जो एक कहानी है जिसमें मालती के पति के नाम था महेश्वर, तो रोज कहानी का हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 43 का है, जो ब्रजराज कुंवर किस कविता का पात्र है। तो ब्रजराज कुंवर जो है अगर आप लोग सूरदास के पद पढ़िएगा, मतलब सुर के पद पढ़िएगा, तो पहला ही लाइन इसी से शुरुआते हुआ है ब्रजराज कुंवर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 44 का, जो छत्रसाल किस कविता का पात्र है। तो छत्रसाल जो है वो किस कविता का पात्र है। तो ये हो जाएगा भूषण का जो कवित है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 45 का, जो रामधारी सिंह दिनकर किस काल के कवि हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर जो है वो है आधुनिक काल के कवि। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है 46 का, जो जायसी किस काल के कवि हैं। तो जायसी जो है वो है भक्ति काल के कवि। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 47 का है, जो ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है। तो ओ सदा नीरा जो पाठ है वो उसका विधा पूछ रहा है। तो याद रखिएगा ओ सदा नीरा जो है वो यात्रा वृत्तांत है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हमारा 48 का, जो हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है। तो देख सकते हैं आप लोग डायरेक्ट चैप्टर के नाम और विधा से, हमको तो लग रहा है 7+ क्वेश्चन होगा, मतलब 7 से 10 क्वेश्चन बोल सकते हैं हम लोग, जो डायरेक्ट चैप्टर के नाम और लेखक और उसके विधा से संबंधित हैं। तो आप लोग निश्चित रूप से वो वीडियो देख लीजिएगा। उसके बाद देखिए 48 का बोला जा रहा है,
जो हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है यह एक प्रकार का डायरी है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 49 का है, जो करवक शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है? तो करवक शीर्षक कविता जो है वह पद्मावत का अंश है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 50 का है, जो सूरदास के दोनों पद किस महाकाव्य के अंश है? तो सूरदास के जो दोनों पद हैं वो याद रखिएगा, वो है सूरसागर से लिया गया है। तो यह सूरसागर का अंश हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 51 का, जो पुत्र वियोग शीर्षक कविता किस प्रतिनिधि काव्य का अंश है? तो पुत्र वियोग शीर्षक कविता जो है यह मुकुल जो है प्रतिनिधि काव्य का अंश है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा है 52 का, जो तार सप्तक के संपादक कौन है? तो तार सप्तक के जो संपादक है वो हो जाएगा अज्ञेय जी। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा है 53 का, जो टीटी की माँ का नाम क्या है? तो पता होगा अगर आप लोग रोज़ कहानी पढ़े होंगे तो जो टीटी जो है वो क्या है? तो मालती और महेश्वर के पुत्र का नाम है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हमारा 54 का और लगभग आज का लास्ट क्वेश्चन, जो हमें जीवन और मृत्यु के विषय में किस रीति से सोचनी चाहिए? तो हमें सोचना चाहिए भौतिकवादी रीति से। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 55 से जो है हमारा व्याकरण स्टार्ट है, जिसे मैंने आप लोगों को इससे पहले वाले वीडियो में बता दिया हूं और ये भी बताया हूं जो आप लोगों को किस प्रकार से हमारे वीडियो से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोग निश्चित रूप से देख लीजिएगा पहले उसे। और इसमें मैंने आप लोगों को सिर्फ किताब वाले क्वेश्चन को कवर करने का प्रयास किया हूँ और आप लोगों को बताने का प्रयास किया हूँ जो किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है और कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उम्मीद है जो आप लोग समझ गए होंगे। तो इसी प्रकार के वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया कीजिएगा, क्योंकि लाइक करने में आप लोगों को कोई चार्ज नहीं लगता है, सिर्फ हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है जो मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो आप लोगों को कितना पसंद आ रहा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।